हेलो एवरीवन, मैं वैभव शर्मा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी फॉर डाउट में। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि मैंने आपको चैप्टर 10 में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे टैकल करना है उसके लिए मैंने आपको एक हिंट दिया और आपको एक तरीका बताया कि कब आपको वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव लेनी है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। वैसे तो आपने इसकी दो वीडियो ऑलरेडी देखी होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं, जिसमें हमने रिफ्लेक्स एक्शन की बात की है और उसमें हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन की कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होती है और ब्रेन तक उसे कैसे ले जाया जाता है। तो आज इसी टॉपिक के, इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉप चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 7, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें हम आप बात करने वाले हैं आपके एक तो ह्यूमन ब्रेन। देखिए, ह्यूमन ब्रेन का कई बारी डायग्राम भी आता है। ठीक है, अब लास्ट दो जब से कोविड का सीजन आया तब से तो आपका ब्रेन का कोई डायग्राम इन्होंने देना छोड़ रखा है। वो बेसिकली क्या करते हैं, लेबलिंग कराते हैं। बट हो सकता है इस बार आपको ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम पेपर में देखने को मिल जाए। तो ह्यूमन ब्रेन है क्या और इसके कितने पार्ट्स हैं, किस पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, तो ये सब चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट ह्यूमन ब्रेन की। तो ह्यूमन ब्रेन जो है ये आपका सबसे डेलिकेट और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेलिकेट है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। और ये कहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है, ये जो आपका स्कल रीजन होता है, ये जो स्कल है इसकी जो बोन्स होती है इसको क्रेनियम कहा जाता है। तो ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम स्कल का ही साइंटिफिक नेम है। ठीक है, बोन जो है क्रेनियम को क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो स्कल होता है, जो क्रेनियम होता है, ये क्या है, एक होलो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ब्रेन जो है वो सिचुएटेड होता है, रखा हुआ होता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जो ये बोन है, ये जो यहाँ पर जो होलो कैविटी है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ब्रेन के साइज की ही है। कैविटी बड़ी होती है और ब्रेन का साइज छोटा होता है, तो वो इसके अंदर क्या होता है, रखा हुआ होता है। तो आसपास की जो खाली जगह होती है उस खाली जगह को भी क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। क्योंकि अगर आसपास खाली जगह होगी और हमारा सर जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो वहां पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी और जैसे वो वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन को क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो ब्रेन क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसीलिए यहाँ पर एक जो खाली जगह होती है इन बिटवीन दी ब्रेन एंड द स्कल, वहां पर एक आपका फ्लूइड होता है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, सेरिब्रो spinal fluid. This fluid is present in between. It is present in between skull and brain. ठीक है, तो ब्रेन और स्कल के बीच में जो स्पेस है उसमें आपका क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो शॉक एब्जॉर्बर होता है। मतलब जैसे हमारा सर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो यहाँ पर जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो वाइब्रेशंस ब्रेन तक ना पहुंचे, उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो ये जो फ्लूइड है ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये आता है कि देखिए होता क्या है कि क्योंकि आपको पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड इसमें मेन रोल प्ले करता है। लेकिन क्या केवल स्पाइनल कॉर्ड ही उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिसकी जानकारी ब्रेन को नहीं है या जिसमें ब्रेन का रोल नहीं है। ब्रेन अपना रोल प्ले करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे हमने देखा कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन, तो इस केस में भले ही जो कमांड है वो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या की, मोटर न्यूरॉन पर पास की थ्रू रिले न्यूरॉन और उसके बाद उसे कहां तक भेजा, मसल सेल्स के पास भेजा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पूरी एक्टिविटी में ब्रेन कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है।
ब्रेन का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट होता है क्या, कि जब वो इंफॉर्मेशन की कमांड मोटर न्यूरॉन पर भेजी गई और मोटर न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन क्या हो गई, कमांड जो है वो मसल सेल्स के पास गई, तो उसकी मेमोरी सेल्स को ब्रेन तक भेजा गया और मेमोरी सेल्स में जैसे ही ये सेल्स ब्रेन के पास पहुंची, ब्रेन ने इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया, डिकोड किया एंड आफ्टर दैट, क्योंकि ऑलरेडी कमांड हो चुकी है, आप अपना हाथ पीछे हटा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी जो आपको बर्निंग फील होता है, जो आपको पेन फील होता है, जो आपको स्पॉट्स मिलते हैं, वो आपके कौन प्रोवाइड कराता है, वो आपको ब्रेन प्रोवाइड कराता है फॉर कि आप आगे ऐसी मिस्टेक करने से बचे। इसीलिए यहाँ पर ब्रेन क्या करता है, अपना एक इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है। आपको जब आप कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट टच करेंगे तो उस टाइम पर आपको वो हॉट नहीं लगेगा, उस टाइम पर आपको पेन नहीं होगा, पेन होगा आपको उसके बाद। तो जो एक्टिविटी परफॉर्म हो गई उसके बाद अब जो आपको उसके पोस्ट इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो किसने प्रोवाइड करा है, ब्रेन ने प्रोवाइड करा है। तो ब्रेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। वैसे तो जो हमारा ब्रेन है ये आपका क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारा लेफ्ट पोर्शन होता है ब्रेन का, वो हमारी बॉडी के राइट पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब बॉडी के राइट हिस्से में जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उसकी कमांड हमारा लेफ्ट पार्ट करता है, लेफ्ट ब्रेन करता है। और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दोनों टाइप के एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शन जिनका कंट्रोल जिसको हम अपने अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी जैसा हम चाहते हैं वैसे उसे करना चाहते हैं, तो ऐसे एक्शंस को वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि वॉकिंग, राइडिंग, है ना, राइटिंग, रीडिंग, ये सब आपकी क्या है, वॉलंटरी एक्शंस है। जब आपका मन होता है आप करते हैं, नहीं मन है नहीं करते हैं। लेकिन हार्ट बीट, आइरिस के साइज को कंट्रोल करना, यूट्रस के साइज को कंट्रोल करना, ये सारे काम कौन करता है, ब्रेन करता है, क्योंकि ये सारे हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो इनको इनवॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। तो हमारा ब्रेन दोनों टाइप के एक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है, वॉलंटरी एक्शन भी और इनवॉलंटरी एक्शन भी। तो जनरली ब्रेन को अगर हम ब्रॉडली देखा जाए तो ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। ब्रेन में तीन पार्ट कौन से होते हैं, पहला है आपका फोर ब्रेन, दूसरा है आपका मिड ब्रेन और तीसरा है आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो अगर हम फोर ब्रेन की बात करें, ध्यान रखना जितने भी हमारे थिंकिंग टिश्यू होते हैं, जितने भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वो हम क्या करते हैं, थिंक, मतलब वहां पर हम सोच समझकर उस एक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि हमने बात की फोर ब्रेन की, तो जितने भी हमारे थिंकिंग टिश्यू होते हैं बॉडी के, वो सारे के सारे ब्रेन के कौन से हिस्से में होते हैं, फोर ब्रेन में होते हैं। अब आप अगर एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे और उसमें आपको ब्रेन का डायग्राम दिखाई देगा, तो ब्रेन में आपको जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन दिखाई देता है, वो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन क्या होता है, सेरिब्रम होता है। देखिए दो चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं करनी आपको। पहला होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है, जो कहां पर लाई करता है, फोर ब्रेन में लाई करता है। और एक होता है सेरिब्लम। सेरिब्लम जो होता है ये आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। सो बेसिकली समझाने का पॉइंट ये है यहाँ पर कि जितने भी हमारे थिंकिंग टिश्यू होते हैं सारे के सारे कहां पर लाई करते हैं, फोर ब्रेन में लाई करते हैं। तो जो भी एक्शन, जो भी हमारी बॉडी में ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो कि वॉलंटरी एक्शन से होती है, लाइक राइडिंग अ बाइसिकल या फिर वॉकिंग, ये आपके क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। तो इनको आप करने से पहले आप क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। लाइक आपके मन में आया चलो आज घूमने जा रहे हैं, तो अब आपका ब्रेन क्या करता है, घूमने जा रहे हैं तो उसमें सोचेगा कहां जाना है। कि आपने सोचा कि चलो कोई एक प्लेस ले लिया कि इंडिया गेट जाना है या लाल किला जाना है, कोई भी प्लेस ले लिया, तो अब ब्रेन वहां पर फिर थिंक करेगा कि जाएंगे कैसे, मेट्रो से जाना है या बस से जाना है या अपने कोई व्हीकल से जाना है। फिर इसके बाद अगर अपने व्हीकल को आपने सिलेक्ट किया तो उसमें भी आपके पास ऑप्शंस होंगे कि यार
ट्रैफिक ना मिल जाए, कौन सा रूट फॉलो करेंगे। मतलब ब्रेन जब भी वॉलंटरी एक्शन की बात आती है तो वहां पर ब्रेन क्या करता है, पूरे तरीके से उसके हर तरीके पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट सबको क्या करता है, वो सोच समझकर फिर उसकी कमांड रेडी करता है कि ठीक है, अच्छा चलो चलते हैं, एंड देन आप क्या करते हैं, वहां से चलना शुरू करते हैं। तो फोर ब्रेन जो है वो सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। और इसमें भी क्या होता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, और सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद किसके पास लेके जाएंगे, न्यूरॉन के पास लेके जाएंगे। न्यूरॉन पर डेंड्राइट होता है जहां इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है, मतलब वहां पर लेकर जाता है न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस उसे कमांड देता है, फिर वो एक्सोन के पास जाता है, और एक्सोन से होते हुए वो लास्ट में इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनल नर्व के पास, नर्व एंडिंग के पास। और जैसे नर्व एंडिंग पर इंफॉर्मेशन पहुंचती है, फिर वो इंफॉर्मेशन क्या, फिर वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, और फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन पर जाता है, और ऐसे करके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड उसे क्या करता है, ब्रेन तक लेकर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन ऐसे चलता रहता है। तो सारा काम किसने किया, फोर ब्रेन ने किया। फोर ब्रेन के पास जैसे इंफॉर्मेशन गई, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया गया, डिकोड किया गया कि अच्छा इंफॉर्मेशन ये आई है। अब ब्रेन क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग कमांड बनाएगा, और जैसे ही वो उसको मतलब सोच समझ के सारा काम करके जब वो फाइनल कमांड बनाकर रेडी कर लेगा, देन वो उसे लेकर जाता है किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड उसे फिर जहां से जिस भी न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन आई थी, जिस भी बॉडी पार्ट से वो इंफॉर्मेशन आई थी, वहां पर उसे उसके मोटर न्यूरॉन पर उसे ट्रांसफर कर देता है, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनलाइज की जाती है। तो आप इसको एक ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर हम फर्स्ट लेवल पर रखते हैं ब्रेन को, फिर रखते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, और तीसरे लेवल पे हमारे बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स कह लीजिए, ऑर्गन कह लीजिए, ग्लैंड कह लीजिए, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो बॉडी पार्ट से जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक गई है, वो इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं जो यहाँ पर नर्व होती हैं, उन नर्व का नाम है स्पाइनल नर्व। क्या कहते हैं इनको, स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व का काम क्या हो गया, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और कहां पर लेके जाना, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाना। और जो इंफॉर्मेशन बॉडी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी, वो स्पाइनल नर्व के कौन से जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन से जाएगी। कौन से न्यूरॉन से जाती है, सेंसरी न्यूरॉन से। अब स्पाइनल कॉर्ड ने उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया किसके पास, ब्रेन के पास। तो स्पाइनल कॉर्ड जब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, तो ये किसके थ्रू भेजता है, क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो ये ध्यान रखना नर्व के नाम, कि जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है, तो स्पाइनल नर्व उसे लेके जाएगी, और जब स्पाइनल कॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगी, तो उस इंफॉर्मेशन को क्रेनियल नर्व लेकर जाती है। ठीक है, अब ब्रेन ने उसको क्या किया, इंटरप्रेट किया, डिकोड किया, फिर उसकी कमांड रेडी की, फिर क्रेनियल नर्व क्या करती है, वापस से किसके पास लेके आएगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो यहां भी आपकी कौन सी नर्व होंगी, क्रेनियल नर्व होंगी। एंड देन जब स्पाइनल कॉर्ड उसको कमांड करती है डिफरेंट बॉडी, मतलब बॉडी के उस पार्ट में, तो यहाँ पर कौन से नर्व होती है, यहाँ भी आपकी सेंसरी मतलब कि आपकी स्पाइनल नर्व ही होती हैं, लेकिन यहाँ पे स्पाइनल नर्व को जो नाम दिया गया है उसका नाम है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन पर ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, जाती है, और उसको क्या कहता है, परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग चलती रहती है। जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। देखिए, नर्वस सिस्टम जो इस पूरे को क्या कर रहा है, परफॉर्म करा रहा है। इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में आपकी मेन दो आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम है बॉडी के जिस भी पार्ट से जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको क्या करना, कमांड करना, उसको इंटरप्रेट करके कमांड रेडी करके डिकोड करके कमांड रेडी करना, और उसकी कमांड को पहुंचाना। ये सब काम कौन करता है, ये दो मेन पार्ट काम करते हैं, तो इनको सीएनएस में रखा गया है। दूसरा होता है आपका पीएनएस।
पीएनएस होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पूरी बॉडी में फैला हुआ न्यूरॉन्स का क्या है, एक जाल है, जो क्या करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और सीएनएस को लाके दे देता है। तो पीएनएस इज द network of neuron around the blood around the body which receives the information from various body parts and deliver to the CNS। CNS फिर उसका क्या करता है आपको पता है, वो वापस से प्रोसेसिंग करके कमांड की फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कमांड करता है। एंड देन तीसरा होता है आपका ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपका कुछ ऑर्गन्स या कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जो सीधा ब्रेन के साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, और वहां पर स्पाइनल कॉर्ड का स्किप करते हुए जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचाई जाती है और ब्रेन कमांड डायरेक्ट ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ANS कहा जाता है। तो ये तीन टाइप के हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं। तो फोरब्रेन की हम बात कर रहे थे, फोरब्रेन क्या करता है, फोरब्रेन यहाँ पर वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, फोरब्रेन कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हमारा स्टमक में एक मान लीजिए हमें कब भूख लगेगी और कब हमारा पेट भर चुका है, अब हमें और खाना नहीं खाना है, ये सब काम कौन कंट्रोल करता है, ये भी फोरब्रेन कंट्रोल करता है। तो फोरब्रेन में एक हंगर एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो हंगर एसोसिएशन क्या देखता है कि कब हमें खाना खाना है, कब हमारा पेट भर चुका है। तो ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होता है, स्टमक के कांटेक्ट में होता है। तो जब भी आपको भूख लगती है तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग साइन होते हैं। किसी को पेट में दर्द होता है कि पेट में चूहे कूद रहे, जल्दी से खाना हो, है ना। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि ये सर में दर्द भी होता है। आई डोंट नो कि सर दर्द का भूख से क्या रिलेशन है, बट कोई बात नहीं, अपना अपना तरीका होता है। तो उनको भी इस चीज का इंडिकेशन आ जाता है कि हाँ ये जो सर दर्द हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, खाने, मतलब उनको भूख की जरूरत, मतलब कि खाने की जरूरत, उनको भूख लग रही है, ठीक है। तो ये हंगर एसोसिएशन भी किसके साथ जुड़ा होता है, फोरब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो पहला जितने भी वॉलंटरी एक्शन है वो सब कौन कंट्रोल करेगा, फोरब्रेन कंट्रोल करेगा। और दूसरा हंगर एसोसिएशन, ये भी किसके उसमें होता है, फोरब्रेन के कंट्रोल में ही होता है। फिर होता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों ही आपके क्या करते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इनवॉलंटरी एक्शन जैसा कि हमने पढ़ा क्या, ऐसे एक्शंस, ऐसे फंक्शन जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। तो अगर हम केवल मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन का काम होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो अनकॉन्शियसनेस होता है, अनकॉन्शियसनेस, इसके अलावा साइज ऑफ आइरिस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस ऑफ बॉडी कौन कंट्रोल करेगा, मिड ब्रेन, साइज ऑफ आइरिस और प्यूपिल दोनों को कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। इसके अलावा साइज ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा स्लीप वेक साइकिल, ये सब कौन कंट्रोल करता है, आपका मिड ब्रेन आपका कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की, तो हाइंड ब्रेन जो है इनके बारे में मैं बता दूं आपको। तो हाइंड ब्रेन क्या करता है, हाइंड ब्रेन के तीन पोर्शन होते हैं, ठीक है। हाइंड ब्रेन में होता है पोन्स, मेडुला, जिसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा। और तीसरा होता है आपका क्या, सेरिब्लम। ध्यान रखना ये ब्लम है, BELLUM, सेरिब्लम, ठीक है। तो पोल्स जो है, पोल्स हमारी बॉडी में रेट ऑफ ब्रीदिंग और आप कह सकते हैं किसको, हार्ट बीट, हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, पोल्स कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी कौन कंट्रोल करेगा, आपका
पोन्स कंट्रोल करता है। तो ये तीनों काम किसके हैं? पोन्स के हैं। कि ये क्या करेगा? पहला काम है इसका रेट ऑफ ब्रीदिंग, दूसरा हार्ट बीट और तीसरा आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये कौन कंट्रोल करता है? पोन्स कंट्रोल करता है। फिर आता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ये क्या करेगा आपका? ये पहला काम करता है कि ये वॉमिटिंग, जब भी हमें ऐसा फील होता है कि उल्टी आ रही है या उल्टी आती है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। सेकेंड थिंग सलाइवेशन, जब भी आप अपने फेवरेट फूड को देखते हैं तो फेवरेट फूड को देखने पर क्या होता है? आपके मुंह में पानी आने लगता है, सलाइवा आने लगता है। तो सलाइवेशन को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। और तीसरा ब्लड प्रेशर, ठीक है? ब्लड प्रेशर आपको पता है कि नॉर्मल बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80 mmHg। इससे हाई या लो जो हो रहा है इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। सेरिब्लम क्या करता है? सेरिब्लम तीन काम करता है। पहला काम बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी में आप कह सकते हैं कि जब भी आप चल रहे हैं या कोई आप व्हीकल जैसे बाइक है, बाइसिकल है, इसको राइड करते हैं तो उस दौरान आप एक बैलेंसिंग पोजीशन में होते हैं तो वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्लम कंट्रोल करता है। बॉडी का पोस्चर एंड जेस्चर, ठीक है, ऑफ बॉडी, आपके खड़े होने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, ये कौन कंट्रोल करेगा? सेरिब्लम कंट्रोल करेगा। एंड थर्ड वन इज आपका पिकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज आपकी पड़ी हुई है, उठानी है नहीं उठानी है, कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है? तो ये तीन काम आपके बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, पोस्चर एंड जेस्चर और पिकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है। तो कई बार इनके पार्ट्स के फंक्शन पूछे जाते हैं तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो ये पूरा आपका है ब्रेन के बारे में। प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा? तो क्रेनियम होता है, जो स्पाइनल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये कहां पे होता है? स्कल और ब्रेन के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है वहां पे होता है। और इसका काम है जब भी हमारा ब्रेन किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है, सर किसी से टकराता है तो वहां पर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उस वाइब्रेशन को ब्रेन तक जाने से रोकना, पहले उसे क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अभी के लिए इतना ही। आप इसको क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। आपके कोई भी डाउट है आप अपने डाउट क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।